पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करते हैं आज। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल वहां पर हमारे पास अगर एक है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उससे ज्यादा होंगे। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और कौन से डेरिवेटिव्स कौन से होंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर x इंटू डावा z, इस जो नोटेशन है इसको हम पढ़ते हैं डावा। जैसे हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है उसके अंदर हम यहाँ पे d लिखते हैं, d ओवर dx। और यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन होता है, जो डिपेंडेंट फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल y हो गया तो y लिखेंगे, z होगा तो z लिखेंगे, जो भी होगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स का नोटेशन जो होती है वो डावा कहते हैं उसको। तो इसको लिखने का तरीका इस तरह से होता है कुछ, डावा z ओवर डावा x प्लस y इंटू डावा z ओवर डावा y इक्वल टू nx। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई, कुछ दो तीन एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखी जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड है, हमारे पास थर्ड है। अच्छा, इन तीनों का भी जो हम डिग्री या ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस तरह से हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं, जो फाइंड करते हैं, उसी तरीके से हम इसके अंदर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी फाइंड करेंगे ऑर्डर्स या डिग्री। ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? जो भी इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें सबसे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 में अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास डावा जेड ओवर डावा एक्स, एक ये डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव, और एक ये डेरिवेटिव डावा जेड ओवर डावा वाई है। दोनों का ऑर्डर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कोई भी हाईएस्ट नहीं है। दोनों में से जो भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर जो होगा उसका फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो इसको कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से डिग्री क्या होती है? जो इनमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है उसकी जो पावर होती है उसको वो कहलाती है डिग्री। तो यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? कोई सा भी, मतलब आपके पास दोनों है यहाँ पर, इसकी डिग्री भी हाई है, इसकी डिग्री 1 है, मतलब इसकी पावर क्या है? ये भी 1 है, और इसकी डिग्री यानी इसकी पावर भी 1 है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसको, ऑर्डर इसका है 1, ऑर्डर और डिग्री यहाँ लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट का ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। इस तरह सेकंड को अगर आप देखें, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव्स देखते हैं। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो सबके डेरिवेटिव जो है इनमें कोई भी हायर जो है, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है हमारे पास सेकंड ऑर्डर ही है, इससे बड़ा कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? यहाँ पर 2। तो डिग्री चेक करते हैं, सबकी डिग्री यहाँ पर क्या है? 1 है। इसकी पावर, इसकी भी 1 है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी डिग्री होती है यहाँ पर, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो इसलिए यहाँ पर डिग्री 1 होगी। लास्ट में हम चेक करते हैं यहाँ पर इनमें डेरिवेटिव्स कौन सा हायर है। इसका ऑर्डर क्या है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर क्या है? ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? 1 है। और डिग्री क्या है यहाँ पर? इसकी डिग्री यहाँ पर 1 है और इसकी डिग्री यहाँ पर 2 है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो इसमें डेरिवेटिव जो हायर जो है 1 ही है। तो डिग्री इसकी इक्वेशन की हमारे पास 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ऑर्डर और डिग्री फाइंड कर लेते हैं, जिस तरह से हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। ऑर्डर यहाँ पे देखें, जो भी यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा ऑर्डर है? इसका फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। यहाँ पर सबके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हुए हैं। थर्ड लास्ट वाले के अंदर आप देखो, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। इसकी यहाँ पे पावर है, होल पावर 2 है। अगर आप पावर के अलावा चेक करो, आपने डेरिवेटिव को देखना है। यहाँ पे डेरिवेटिव जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है? वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और मैक्सिमम डिग्री क्या है उसकी? 2 है। तो आपके पास यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगा।
ये जो पावर है ये 2, ये पावर है, इसके ऊपर होल पावर है ये। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 3, ऑर्डर इनका 2 रहेगा लेकिन डिग्री चेंज हो जाएगी, डिग्री यहाँ पर 3 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर इसका 1 रहेगा, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल इसको लिख देता हूँ, ये हो गया, यहाँ पर ऑर्डर 2 है इसका, और इसका ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। लेकिन अब जो हमारे पास इक्वेशन का जो ऑर्डर आएगा, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी डेरिवेटिव होगा उसमें देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, कितने मैक्सिमम कितना ऑर्डर तक मतलब उसका डेरिवेटिव फाइंड किया गया है, तो उसका इक्वेशन डिग्री इक्वेशन का ऑर्डर होगा। और बाकी डिग्री जो होगी उसी ऑर्डर की, जो जो डेरिवेटिव है उसकी पावर होगी। तो इस तरह यहाँ पर पावर इसकी 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे पार्शियल हो चाहे ऑर्डिनरी हो। फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कराते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट कराने के लिए पहले तो हम डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव फाइंड के करने के बाद हम उसको सिंपल अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज लगाकर इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करके हम उसको सिंप्लीफाई करके उसमें से कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा मेथड होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे पार्शियल हो। तो यहाँ पर एग्जांपल एक इसमें फॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें आप देखना है, आपने पार्शियल को आपने मतलब क्या फॉर्म करना है, आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो पार्शियल के लिए आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। टोटल यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं। इनमें से आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई होंगे, और जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन ए को आप डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास क्या हो जाएगा 2x। पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे जब y को, तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होता है पार्शियल डेरिवेटिव का। तो ये कांस्टेंट की वजह से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस 2 टाइम्स z माइनस सी इंटू डावा z ओवर डावा x इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कांस्टेंट ए स्क्वायर है, इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन ले लो, यहाँ बोल दो 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस जेड माइनस सी इंटू डावा z ओवर डावा x इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर ए विद रिस्पेक्ट टू वाई। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास वही है जो फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करने से क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड माइनस सी इंटू डावा जेड ओवर डावा वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड या सब्स्टिट्यूशन करके इस तरह से हम सिंप्लीफाई करके इनमें से हमें कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो इनमें एक ही कांस्टेंट है जेड माइनस सी, यहाँ पर भी जेड माइनस सी। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 को बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को 1 को ऊपर रखेंगे, यहाँ पर x प्लस जेड माइनस सी इंटू डावा जेड ओवर डावा x अपॉन में y प्लस जेड माइनस सी इंटू डावा जेड ओवर डावा y इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई प्लस जेड माइनस सी से जेड माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, डावा z ओवर डावा x अपॉन डावा z ओवर डावा y इक्वल टू 0 बच जाएगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसको x अपॉन वाई इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर x अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का डावा z, ये उसको मैंने इक्वल से उस साइड पे शिफ्ट कर दिया, डावा z ओवर डावा x ओवर ये हो जाएगा डावा z ओवर डावा y। नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो x के साथ आ जाएगा x इंटू डावा z ओवर डावा y माइनस y इंटू डावा z ओवर डावा x। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वल के साइड पर आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह से हम यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे कॉन्स्टेंट्स को, तो हमारे पास जो फॉर्म हो जाएगी वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम अपनी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ नोटेशन यूज करते हैं डेरिवेटिव्स के लिए। इफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब अगर z हमारे पास फंक्शन ऑफ x और y है हमारे पास, तो सिंप्लिसिटी के लिए हमारे पास जो फंक्शन उसका जो डेरिवेटिव्स हैं वो, अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफरेंशिएट करो z को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास वो कहलाएगा p स्मॉल p के बराबर। इसकी नोटेशन हमने यूज करनी इक्वेशंस के अंदर, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हम डायरेक्टली डावा z अपॉन डावा x के बजाय हम स्मॉल p यूज कर लेंगे। इसी तरह से डावा z ओवर डावा y की जो नोटेशन है हमारे पास स्मॉल q है। इसी तरह से इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, उसके लिए नोटेशन जो यूज करेंगे वो r है, और जो मिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका डावा x इंटू डावा y का इक्वल टू s के बराबर लेट करते हैं। इसी तरह से डावा स्क्वायर z ओवर डावा y स्क्वायर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y का, वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y जो है हमारे पास वो t के बराबर लेट करते हैं। इन नोटेशंस को हम यूज करेंगे अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए। जिस तरह से हम यहाँ पर इक्वेशन की बात करें तो मैं इसको सिंपली ये भी लिख सकता हूँ, x डावा z ओवर डावा y हमारे पास q के बराबर है, एक्स क्यू, तो ये प्लस था मेरे पास, प्लस ये हो जाएगा y डावा z ओवर डावा x बराबर है p के, तो y p इक्वल टू 0। तो सिंपली आपके पास डावा z ओवर डावा x या डावा z ओवर डावा y को आप p या q से डिनोट करते हो, तो आपका इक्वेशन जो है थोड़ी और सिंपल फॉर्म में आ जाती है। अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास लिग्रांज मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसकी डिग्री भी 1 है। तो फर्स्ट डिग्री की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू R। स्मॉल p क्या है वो बता चुका हूँ आपको मैं, स्मॉल q क्या है वो बता चुका हूँ, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं। कैपिटल P और कैपिटल Q कैपिटल R जो है हमारे पास फंक्शंस ऑफ x y z हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ x y z में कोई फंक्शन हो सकता है हमारे पास, इससे यहाँ पर कोई फंक्शन हो सकता है, ऐसे यहाँ पर हो गया एक्स वाई इंटू डावा z ओवर डावा x प्लस z इंटू डावा z ओवर डावा y इक्वल टू यहाँ पर भी कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, कोई भी मतलब एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इससे हमारे पास जो लिग्रांज मेथड है इसके जरिए हम क्या करते हैं, लिग्रांज मेथड के जरिए हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। लिग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है जो, उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, आपकी जो इक्वेशन है जो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R, इसके अंदर इसमें से जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है जिसको सॉल्व करने के लिए बाय मेथड ऑफ लिग्रांज, वो क्या है dx यानी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। यहाँ पर p q r ये क्या है फंक्शंस है हमारे पास x y z के ऊपर से मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर dx अपॉन फंक्शन ऑफ सम कोई फंक्शन होगा, यहाँ पर dy अपॉन सम कोई फंक्शन होगा, यहाँ पर dz अपॉन कोई फंक्शन होगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इनको इक्वेशंस को इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना होता है। इक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें से कोई सी भी दो इक्वालिटीज को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर dx और dy को कंपेयर कर लेता हूँ और फिर इनको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैं dy और dz को कंपेयर कर सकता हूँ और इनको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इनमें से मुझे कोई आंसर मिल जाए, कोई इंटीग्रेट करके कोई सा भी आंसर। थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि dx और dz कंपेयर कर लो, dx और dy कंपेयर कर लिया, dy और dz कंपेयर कर लिया। थर्ड क्या है dx और dz कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं यहाँ पर कंपेयरिंग की, तो इनको तीनों को कंपेयर करके इनमें से एटलीस्ट हमें दो सॉल्व होने चाहिए, मतलब हम दो को सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट दो सॉल्व करेंगे हम, उनमें से हमारे पास दो सोल्यूशन मिलेंगे हमें। वी गेट द सोल्यूशन, उन सोल्यूशन का हम नाम देते हैं ux, y, z जो
जो सोल्यूशन होंगे उनमें कोई फंक्शन आएगा हमारे पास जो डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड के ऊपर। इसी तरह से v एक और फंक्शन आएगा जो हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें से, जो डिपेंड करेगा एक्स वाई जेड के ऊपर। और इक्वालिटी की साइड पे हम कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाएगा जो। और इस तरह से यहाँ पे इक्वालिटी की साइड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशन को लिखेंगे इस तरह से। जनरल सॉल्यूशन इनमें कैसे लिखेंगे, फाई एक और फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसके अंदर कॉमा ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन u आया है जो भी एक्स वाई जेड के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई आया है, कॉमा यहाँ पर एक फंक्शन v आया है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड आया है, जो कुछ भी आया है एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 2 आया है, कुछ भी आया है, वो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू 0 लिखोगे। तो जनरल सोल्यूशन लिखने का ये तरीका है। पहले क्या करना है, आपने इक्वालिटीज सॉल्व करनी है, कोई सी भी दो इक्वालिटीज कंपेयर करके सॉल्व कर लेनी है। सॉल्व करने के बाद उनको उनमें से आप मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो इक्वालिटी सॉल्व करने के बाद आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे u और v। आपने फाइनल उसको जनरल सॉल्यूशन में लिख देना है। एग्जांपल करते हैं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, इस तरह से हमने ये करना है। यहाँ पर एग्जांपल है मेरे पास वाई स्क्वायर जेड ओवर एक्स इंटू पी प्लस एक्स जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब जिस तरह से मैंने कहा था जिस पी हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करें, कैपिटल पी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। तो हमारे पास ये है जनरल फॉर्म। कैपिटल पी जो है हमारे पास वो क्या है, जो भी फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का जो डिपेंड कर रहा है वाई स्क्वायर जेड ओवर एक्स के बराबर है। इसी तरह से हमारे पास कैपिटल क्यू जो है हमारे पास स्मॉल क्यू के साथ लिखा होता है एक्स और जेड है, तो ये क्यू हमारे पास एक्स जेड के बराबर है। राइट साइड पे हमारे पास जो भी फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं फंक्शन हमारे पास आर है, वो तो आर इक्वल टू वाई स्क्वायर है। स्मॉल पी स्मॉल क्यू हमारे पास क्या होता है, डावा जेड ओवर डावा एक्स, डावा जेड ओवर डावा वाई होता है। अब हम इसकी लेग्रांज मेथड के जरिए इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम इसकी फाइंड कर लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर। तो डी एक्स अपॉन कैपिटल पी ऊपर से मैंने वैल्यू लिख दी यहाँ सर, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनमें से मैंने कहा था कोई सी भी आपने दो पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करना है। अब वो किस तरह से पॉसिबिलिटीज इनको लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ से मैंने डी एक्स और डी वाई कंपेयर किया है, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि डी एक्स कंपेयर कर लूँ डी वाई के साथ, इसी तरह से डी वाई कंपेयर कर लूँ डी जेड के साथ, लास्ट होती है हमारे पास डी जेड डी एक्स कंपेयर कर लूँ डी जेड के साथ। तो डी एक्स और डी वाई जब कंपेयर करेंगे तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो फंक्शंस होंगे जो यहाँ पर वो डिपेंड करने चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसमें मतलब वाई इसमें एक्स और वाई इन्वॉल्व होने चाहिए, जेड इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। अगर तो जेड इन्वॉल्व है तो क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई एबल होना चाहिए, मतलब आप इजीली सिंप्लीफाई हो सकता है, वो कैंसिल आउट हो सकता है, कॉमन ले सकते हो, कुछ भी करके आप खत्म कर सकते हो उसको, तो ही आप इन इंटीग्रल को आप सॉल्व करोगे, इसके जरिए इंटीग्रेट करके इसको इजीली सॉल्व करोगे। इस तरह से डी वाई और डी जेड के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई एक्स का वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर तो एक्स का वेरिएबल इन्वॉल्व है तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाना चाहिए, जैसे डी वाई अपॉन क्या है यहाँ पर एक्स जेड है, यहाँ पे डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें डी वाई और डी जेड क्या सॉल्वेबल है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए, एक्स का फंक्शन यहाँ पर है और कहीं कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो ये पॉसिबिलिटी है डी वाई और डी जेड को सॉल्व करने की नहीं है, हम डी वाई और डी जेड की इक्वालिटी को हम कंपेयर करके सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम चेक कर देंगे हमारे पास, लेकिन जो लेग्रांज मेथड के जरिए आपके पास एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, डी एक्स डी वाई की, डी वाई डी जेड की और डी एक्स डी जेड की, तो आपके पास इनमें से एटलीस्ट दो सॉल्वेबल होनी चाहिए। तो अगर एक सॉल्वेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको छोड़ दो, बाकी दो को चेक करो सॉल्वेबल है या नहीं है। तो डी एक्स इक्वल टू डी वाई,
तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं सॉल्वेबल है या नहीं है। यहाँ पे देखते हैं डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड। यहाँ से आप चेक करो, डी एक्स और डी वाई है यहाँ पे डिफरेंशियल, तो क्या होना चाहिए, जेड आपको कैंसिल आउट होकर खत्म होना चाहिए। जेड खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके पास जो भी बचेगा एक्स और वाई के वेरिएबल्स होंगे, वो आप सिंपली वेरिएबल सेपरेबल लगाकर आप इसको सॉल्व कर दो। वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है या कोई और कोई सा भी केस लग सकता है। फॉर एग्जांपल जो हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से z कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या बच रहा है, यहाँ से x अपॉन में ऊपर जाएगा और ये x यहाँ से डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये वाई स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास, इजीली हम ये इक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल का केस बन चुका है। यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड पर, इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर वाई स्क्वायर, क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ पर आ जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो फंक्शन u है हमारे पास, वो क्या कहलाता है कि हम यहाँ से इस साइड पे सारी कुछ चीज़ों को शिफ्ट कर लें, इक्वल टू c1 होना चाहिए। तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c1। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया u। अब हमें सोल्यूशन v फाइंड करना है, जो किसी भी दूसरी पॉसिबिलिटी से सॉल्वेबल हो सकता है। पॉसिबिलिटी चेक की हमने, डी वाई और डी जेड सॉल्व नहीं कर सकते इसको, तो हम चेक करें डी एक्स और डी जेड को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते कंपेरिजन के साथ। तो डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, इसमें से क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या कौन सा फंक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर y का नहीं होना चाहिए, x और z का ओनली, सिर्फ x और z का होना चाहिए। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है इजीली, x dx इक्वल टू z इंटू डी जेड बच रहा है। इंटीग्रेट कर दो सिंपली आप, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। तो ये हमारे पास u आ गया, v आ गया। तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता है, फाई ऑफ u कॉमा v, u में जो भी वैल्यू आई एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, इस तरह से v के अंदर जो भी वैल्यू आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे। फॉर एग्जांपल 3 कॉमन लेकर यहाँ से उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी पड़नी, 3c1 होता, तो यहाँ पर हम करते c1 प्राइम, यहाँ पर भी इस तरह से 2c2 आता, तो यहाँ पे c2 प्राइम कर देते, तो कॉन्स्टेंट में चेंजिंग कर देते। लेकिन अगर डायरेक्टली भी लिख दो तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमने सोल्यूशन को, जनरल सोल्यूशन का फाइंड कर लिया इक्वेशन का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम। वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यूब इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस 2y। यहाँ पर भी हमारे पास सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी एक्स अपॉन कैपिटल P इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल R। कैपिटल P क्या होता है, स्मॉल p के साथ जो लिखा होता है इसे वाई स्क्वायर है यहाँ पर। कैपिटल Q होता है जो Q स्मॉल q के साथ लिखा होता है, यहाँ माइनस एक्स वाई है। और कैपिटल R जो राइट साइड पे जो भी फंक्शन होगा सारा हमारे पास R होगा, x इंटू जेड माइनस 2y। अब चेक करते हैं हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटीज है, dx और dy, dx और dz, dy और dz। dx और dy कंपैरिजन करते हैं, तो dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई इजिली सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ x और y का फंक्शन है। अगर हम dx और dz कंपेयर करें तो ये हमारे पास सॉल्वेबल नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन x इंटू जेड माइनस 2y। यहाँ से आप किसी भी तरीके से y को कैंसिल आउट कॉमन नहीं निकाल सकते, किसी तरह से कैंसिल आउट नहीं निकाल सकते, तो आप इस पॉसिबिलिटीज को सॉल्व, इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें y का फंक्शन रहेगा, y का वेरिएबल रिमूव नहीं कर सकते। थर्ड पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, कोई सी भी एटलीस्ट दो सॉल्व होनी चाहिए, लाजमी कि तीनों सॉल्व हो जाए। तो डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स इंटू डी जेड माइनस 2y, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई, यहाँ से x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा डी वाई अपॉन माइनस वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस 2y। अब अगर आप चेक करें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ x और y, सॉरी y और z है,
फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे कोई वेरिएबल एक्स यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो डी वाई अपॉन डी जेड। अच्छा, अगर आप अब यहाँ चेक करें फिर भी आप वेरिएबल सेपरेबल से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, आपका कोई से जो वाई के वेरिएबल सारे डिफरेंशियल ऑपरेटर वाई के साथ शिफ्ट हो जाएं, जो जेड के जो वेरिएबल्स हैं वो सब जेड के साथ रहें। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर हम उसको वेरिएबल सेपरेबल से नहीं कर सकते तो हम सेकेंड हम केस जो पॉसिबिलिटीज होती है हम चेक करेंगे लीनियर से हम सॉल्व कर लें इसको। मैक्सिमम हमारे पास जो होती है इक्वेशन जो ज़्यादातर सॉल्व हो जाती हैं वेरिएबल सेपरेबल के साथ, लेकिन अगर जो नहीं होती हम सेकेंडली फिर ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप उसका उसके लिए सॉल्व कर लो इसको। उसमें क्या आप चेक करते हैं इसको डी वाई अपॉन डी जेड, या आपके पास एक और ऑप्शन होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप होमोजेनियस चेक करके उसके लिए सॉल्व कर लो। तो डी वाई अपॉन डी जेड इक्वल टू माइनस वाई अपॉन जेड माइनस टू वाई। अब अगर आप चेक करो इसमें अगर इन्वर्स करवा दूं, इसका रिवर्स कराऊं तो डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस का जेड अपॉन वाई हो जाएगा, तो माइनस का जेड अपॉन वाई। इस तरह से माइनस का टू वाई अपॉन वाई तो हो जाएगा वाई से वाई कैंसिल, प्लस का टू बच जाएगा। अब मैं अगर लिखूं डी जेड अपॉन डी वाई, माइनस का जेड अपॉन वाई वहां जाके प्लस का वन अपॉन वाई इंटू जेड हो गया इक्वल टू टू। तो ये बन गई हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर, तो इट इज लीनियर इन जेड, तो ये लीनियर इन जेड है हमारे पास। तो यहाँ पे डी जेड अपॉन डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ वाई इंटू जेड इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई ओनली है, जेड का फंक्शन यहाँ पर नहीं है। तो लीनियर इन जेड होगी हमारे पास। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हम जो एफ ऑफ वाई है यहाँ पर उसको इंटीग्रेट करा देंगे एक्सपोनेंशियल में रख के। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कराओगे वन अपॉन वाई इंटू डी वाई, आ जाएगा एल एन वाई ई टू द पावर एल एन वाई, इसे कैंसिल, यहाँ बच जाएगा वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो वाई आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करवा देते हैं उसको पूरी इक्वेशन के साथ। तो क्या बन जाती है इक्वेशन हमारे पास, वाई टाइम डी जेड अपॉन डी वाई प्लस जेड, यहाँ से वाई ये हो जाएगा वाई इंटू वन अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल, ये बन जाएगा जेड इक्वल टू टू वाई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डी अपॉन डी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे जो जिसमें लीनियर होती है हमारे पास, तो यहाँ पे जेड के अंदर है वाई इंटू जेड बच जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड पे जो भी फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ये डी वाई हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं इंटीग्रेट। तो यहाँ से इंटीग्रल से डी कैंसिल आउट, बच जाएगा वाई जेड इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा इसका इंटीग्रल टू इंटू वाई स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस सी। तो वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टू हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, u हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था ऊपर, ये हमारा फंक्शन यहाँ पे u था, ये रहा, और हमने फाइंड कर लिया v। तो फाइनल हमारा जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, u कॉमा v इक्वल टू 0, फाई ऑफ u कॉमा v इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया।